बेल्वी आपको खुशामदीद करता है। और अब से कुछ थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म ने अपनी टीम के साथ बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो सियासी पहलू हैं, जिसमें वो इमरान खान पे गरज रहे थे, इमरान खान को जिम्मेदार दिला रहे थे, घड़ी का हवाला दे रहे थे, आर्मी चीफ की बातें कर रहे थे, उसकी तफसील में तो नहीं जाऊंगा। लेकिन मईशत के हवाले से उन्होंने जो इधर उधर से खबरें आ रही थी उसके बरखिलाफ दावे से कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल गया है। मैंने जहमत दी है मुमताज़ माहिर मईशत और बड़े मोहतरम इदारों के सरबराह हैं डॉक्टर अशफाक साहब से। डॉक्टर साहब, ये जो तवातुर से एक ही हम गूंज सुनाई दे रही थी पिछले एक महीने से मुखालफत में या हक़ में, लेकिन अब हुकूमती टीम ये कहती है कि हम डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल गए हैं। मसाइल अपनी जगह, आप क्या कहते हैं? अगर बहुत ही स्पेसिफिक मैं कहूँ डॉक्टर साहब। देखिए, हम इस लफ्ज़ को बहुत सियासी तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। गालिबन प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि हमने पाकिस्तान को बचा लिया है डिफॉल्ट। तो ये एक सियासी बयान है, हमारे वज़ीर आज़म एक सियासी लीडर है, तो वो फिर सियासी बातें करते हैं। मैं एक टीचर आदमी हूँ, लिहाजा मेरा जो सियासत से कोई वास्ता नहीं है, तो मैं इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से आपके नाज़रीन को कि ये जो कहा जाता है कि हमने बचा लिया है पाकिस्तान को, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आज रिजर्व अगर हमारा 6.7 बिलियन डॉलर है और मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर रहा है, तो एंड ऑफ मार्च में तकरीबन 11.5 बिलियन डॉलर का रिजर्व था, तो वो उस वक्त कैसे डिफॉल्ट कर रहा था? जब वो 11.5 बिलियन डॉलर का डिफॉल्ट नहीं कर रहा था, तो आज तो 6.7 बिलियन डॉलर है। अगर आज डिफॉल्ट नहीं कर रहा है तो वो पहले कैसे कर रहा था? तो ये सियासी बयान होते हैं, सियासी लीडर देते रहते हैं। दूसरी चीज ये है कि जब मुल्क की इकॉनमी 6%, 5.7%, 6% से ग्रो कर रही हो, आपके जो एक्सपोर्ट्स है 27-28% से ग्रो कर रहा है, जब आपका फॉरेन रेमिटेंस 27-28% से ग्रो कर रहा है, तो फिर ये डिफॉल्ट की बातें जेब नहीं देती हैं। तो ये प्योरली एक सियासी बयान है, जिससे एटलीस्ट मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, जब ये कहा जाए कि पाकिस्तान में जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला, उनका भी नहीं कहूँगा, जब हुकूमत तब्दील हुई तो पाकिस्तान IMF के सामने एड़िया रगड़ रहा था, तो अब क्या पाकिस्तान एड़िया रगड़ने के बजाय अपने पैरों पर खड़ा हुआ जो है वो गर्दन ऊंची किए खड़ा हुआ है? आप सवालों के जवाब तो खुद ही दे दीजिए ना। पाकिस्तान उस वक्त रेड़ियां रगड़ रहा था, आज शायद जरूर रगड़ रहा है, उस वक्त तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था। उस वक्त वो बात जरूर करते थे उनके साथ में। शौकत तरीन साहब, मुझे जितना इल्म है, क्योंकि मैं उस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर भी था, तो बिल्कुल वो IMF के साथ ठीक मुज़ाकरात कर रहे थे। लेकिन देखें, IMF भी एक सियासी अदारा है, ये कभी भी ना भूलें आप, उसको कभी भी एक प्योरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना तस्वर करें, वो एक सियासी अदारा है। उससे भी बहुत कुछ पता था कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है। जब वो जा रहे थे फरवरी के महीने में, तो IMF ने क्या कहा था कि अभी हम उन्होंने मुआहदा नहीं किया था, और ये कह के गए थे कि हम आइंदा हुकूमत से बात करेंगे। तो आप बताएं कि फरवरी के महीने में IMF को कैसे पता था कि कोई नई हुकूमत आने वाली है? लफ्ज़ों पे गौर क्या करें आप सब, ठीक है? तो वो एक सियासी अदारा है। उस वक्त मेरा नहीं था कि हुकूमत पाकिस्तान उस वक्त की हुकूमत को रेड़ियां रगड़ रही थी। आज जरूर हम बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं, और जब ये मैं लफ्ज़ कहता हूँ कि आज हम ज्यादा वल्नरेबल हैं, तो ये है नहीं, यहाँ हम लाए गए हैं। मेरे लफ्ज़ों पे गौर करें,
हमें यहाँ पर लाया गया है। और इन लाए जाने वालों में आप आमतौर पर, जब मैं गुफ्तगू करता था खास तौर पर पीटीआई की इक्तिसादी टीम में, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गवर्नर स्टेट बैंक को ठहराते थे और कहते थे इस गवर्नर ने तबाह करा। इसके मायने अगर वो गवर्नर अब मौजूद नहीं है और उनकी सारी टीम के नहीं हैं तो वो तो जिम्मेदार, इसका मतलब ये वो जिम्मेदार थे, वो चले गए, अब तो ठीक हो जाना चाहिए। मौजूदा गवर्नर बहुत अच्छे चल रहे हैं। नहीं, देखें, दोनों ने बहुत तबाही करी है पाकिस्तान की मैशत की। एक गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर और दूसरा हफीज शेख जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर था। जो भी उनको लेकर आए थे ना, उन्होंने जुल्म किया था इस मुल्क के ऊपर में। एंड लेट मी रिपीट, उन्होंने इस मुल्क पे जुल्म किया जो लेकर आए थे। वो बिल्कुल इकोनॉमिक हिटमैन थे, उन्होंने बहुत बर्बाद किया पाकिस्तान की मैशत को, ठीक है। लेकिन उसके जाने के बाद भी जो इन एक्शन रहा तकरीबन 2-2.5-3 महीने, उस चीजों को मजीद खराब किया। ये मैं अप्रैल से ऑनवर्ड की बात कर रहा हूं, बहुत खराब किया। तो पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है अप्रैल के बाद से। एंड आज जो हम वी आर स्पीकिंग, वी आर वेरी वेरी वल्नरेबल। वो आप क्या मैं अगर आसान टर्म में क्या कहूं, ये तो इस तरह है ना एक डॉक्टर साहब, क्या अंडरस्टैंड करेगा वल्नरेबल, व्हाट डू यू मीन? वल्नरेबिलिटी का मतलब यह है कि आज जिस तरीके से हम गली कूचों में डिफॉल्ट की बातें कर रहे हैं, ये अप्रैल के महीने में या एंड ऑफ मार्च में या एंड ऑफ फरवरी में ये बातें तो नहीं हो रही थी डिफॉल्ट की, जितना आज गली के नुक्कड़ पे, पान की दुकान, चाय खाने पे हर शख्स बैठ के यही डिफॉल्ट की बातें कर रहा है। ओके, तो ये क्या निशानियां यही बता रही है कि हालात खराब हो गए। हमारा रिजर्व कहाँ आ गया है? $6.7 बिलियन पे। इतना रिजर्व तो कभी भी इतना कम नहीं था। तो यहां हमें पहुंचाया गया है, मेरे लफ्जों पे गौर करें, पहुंचाया गया है ताकि पाकिस्तान को इतना वल्नरेबल कर दो कि इससे जो चीज भी करवाना हम चाहते हैं उसे करवा लेंगे। इसमें हमारे यहाँ के दोस्त हैं या बाहर के? सभी मिले हुए हैं। सब हैं, हम सब हैं इस शरीक जुर्म में, हम सब हैं। और इसमें यानी इसकी तब्दीली से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो किरदार मौजूद है अभी भी समहाउ। देखिए, मैं इतना डीप नहीं जाना चाहता हूं कि वो मौजूद हैं या नहीं है, वो सियासत हो जाएगी। मैं इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहता हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की मैशत बहुत ही बुरे हालत में है। लेट मी रिपीट, बहुत ही बुरे हालत में है। सियासतदान ये सब किस्म की बातें नहीं करेंगे, वो आपको पता है कि सियासत करते हैं तो अच्छी बातें करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि हम बहुत बुरे हालत में हैं, बहुत बुरे हालत में। फिर आपसे यही सवाल करेंगे, अगर बहुत बुरे हालत में है तो निकलने का तरीका बताएं। लेकिन आप कहेंगे मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मैं क्यों बताऊं? और मैं अगर बताऊंगा भी तो सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। ये तो सही है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये भी हकीकत है, क्योंकि मैं हुकूमत वक्त का हिस्सा नहीं हूँ। मैं आपकी तरह एक ऑर्डिनरी सिटीजन हूँ पाकिस्तान का। दूसरी चीज़ यह है कि मैं बता के थक गया हूँ, किसी ने कोई बात नहीं सुनी। मुल्क डूब रहा है और सब एक दूसरे को देख रहे हैं, और मैं चीख के कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते कुछ करो, लेकिन कोई करने को तैयार नहीं है। किसी के सामने आना आ जाता है, किसी के सामने, मतलब यह है कि मुल्क की किसी को परवाह नहीं है, अपनी अना की परवाह है, अपनी जातियात की परवाह है, लेकिन मुल्क की परवाह किसी को नजर नहीं आती है मुझे एज वी स्पीक। तो आइंदा कहीं कोई, ये जो हमारे दोस्त मुल्क हैं, मुझे सॉरी टू से डॉक्टर साहब, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम बहुत ज़्यादा चाइना और सऊदी अरब की दोस्ती का जिक्र करते हैं। मुझे सॉरी टू से सिपेक के हवाले में बड़े जी गेम चेंजर साबित होगा, $52 बिलियन आएंगे, और खैर वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये जो जॉइंट हैं, ये तो अगर हमें उठा के कुछ भी थोड़ा सा फेंक दें तो हम खड़े हो जाएं, लेकिन आई हैव डाउट कि इनसे वो मदद मिल रही है जिससे मईशत खड़ी हो। हाँ, वक्त ज़रूर गुजर जाता है, आप दम तोड़ने से बच जाते हैं, लेकिन ज़िंदा रहने की पोजीशन में नहीं होते। देखिए, इसमें कोई दो ओपिनियन नहीं है, और मुझे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, इसके बेसिस पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि सऊदी अरब ने भी और चाइना ने भी बहुत ही डिफिकल्ट मौके पे पाकिस्तान को बचाया है।
ठीक है, और आज भी बचाने को तैयार है, लेकिन हमें अपने घर को पहले खुद ठीक करना पड़ेगा। इस बर्बादशुदा घर में जहां मार कुटाई के अलावा कोई बात नहीं हो रही है, किस पे क्या मुकदमा कायम करना है, कौन सा वीडियो आएगा, किसको क्या कहना है, इसके अलावा आप खुद बताएं, आप तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस मुल्क पे कोई और काम हो रहा है सिवाय एक दूसरे को नीचा दिखाने के? तो दुनिया वाले फिर हमें किस तरीके से हमारी मदद करेंगे? आज हम अपने घर को, मैं दावे से कहता हूं, आज अपने घर को हम ठीक कर लें, चाइना भी आगे आएगा, सऊदी अरब भी आएगा, और इसके अलावा और दोस्त ममालिक हैं वो आएंगे, लेकिन पहले हम अपने घर को तो ठीक करें ना। घर में तो हमने आग लगाई हुई है, तो दूसरों को कहते हैं कि आओ हम हमारी हेल्प करो, वो कहेंगे भी आपके घर में आग लगा हुआ है, हम कैसे आए आपके घर में? तो पहले आप अपने घर के आग को बुझाएं। जिसे आप आग कहते हैं वो क्या है? जिसे अगर आप कहते हैं आग है तो क्या है? मसलन क्या आप क्या करें कि आपकी ज़राअत जो है, आपका फ्यूडल जो है वो ज़राई टैक्स ही नहीं देता? आप क्या करें कि आपकी टेक्सटाइल जो है, बिजली नहीं है तो टेक्सटाइल बंद है? आप क्या करें कि आपके बाहर वालों ने पैसे भेजने बंद कर दिए हैं? आप क्या करें कि आपको बिजली जो है महंगे दामों मिल रही है? और मैं कितने आप क्या करें कि आपका डॉलर नीचे आ ही नहीं रहा है? तो भाई इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि मुल्क में आग लगी हुई, तो ये कहां से डॉलर लेकर आएंगे आप? कौन आएगा यहां पर काम करने के लिए? जो हुकूमत में लोग हैं वो क्या मईशत को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं, या एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातें कर रहे हैं? किसको पकड़ना है, कहां पर हुकूमत बदलनी है, कहां पर वीडियो आना है, इसके अलावा कोई काम हो रहा है? तो जब हम अपने घर को ठीक से नहीं चलाएंगे तो दुनिया हमें कैसे हमारी आके मदद करेगी? तो इसका एक ही तरीका है, मैं बार बार कह रहा हूं, अप्रैल के महीने से मैं कह रहा हूं, ये मेरा एरिया नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान की मौशी इस्तेहकाम का रास्ता सियासी इस्तेहकाम से जुड़ जाए तो मुझे ये कहने पे मैं मजबूर होता हूं कि जब तक इस मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, उस वक्त तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को आप भूल जाएं। और पाकिस्तान में पाकिस्तान में ये डॉक्टर साहब आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं, और पाकिस्तान में ये सियासी इस्तेहकाम ना जनवरी में आएगा ना अगस्त में आएगा, और उसके बाद भी शायद ना आए। तो फिर आप चला लें, जब तक चल जाए, इसी तरीके से चलाएं जब तक चल जाए, जब तक चल जाए। मेरे लफ्जों पे गौर करें, जब तक चल जाए। ऐसे मुल्क नहीं चल सकता, ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। इनफ इज इनफ। अगर इस मुल्क से किसी को जर्रा बराबर भी मोहब्बत है, हमदर्दी है, पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत और हमदर्दी है, मैं उनसे अपील करूंगा कि खुदा के वास्ते इस लॉक जाम को खत्म करें। बहुत हो गया, बहुत हो गया। दुनिया हम पे हंस रही है, नौजवान तबका पाकिस्तान का मायूस हो रहा है, इनको मायूस होने से बचाया जाए। और उसका मैं यही तरीका बताता हूं, इलेक्शन करा दो मेरे भाई, इलेक्शन करा दो। जो जीतता है खुदा के वास्ते एक मर्तबा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा दो। पार्टी ए बी सी डी जो जीतती है उसके हवाले करो, वो जाने, उसकी इकोनॉमिक टीम जाने, उनके एनर्जी के एक्सपर्ट जाने, उनके फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट जाने, उनके हवाले करो। 5 साल के लिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, उसको मैंडेट होगा अवाम का, वो काम करेगी। ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये तो आपका अब आपका ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया। जी, मैं तो यही तो कह रहा हूं कि जब पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जुड़ जाए सियासी इस्तेहकाम से, तो मैं कहने पे मजबूर हो जाता हूं। यही तो मैंने कहा आपको, मैं मजबूर ही होकर ये बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं और कोई रास्ता नहीं देख रहा हूं कि मुल्क में एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। इसका कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि इलेक्शन कराकर ये अनसर्टेनिटी के बादल जो छाए हुए हैं, इसको यहाँ से इस बादल को आप दूर करें, ताकि प्राइवेट सेक्टर आए, लोगों का कॉन्फिडेंस हो, बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस हो। आज सब साइड लाइन पे बैठे हुए वक्त का इंतजार कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस इंतजार में गाड़ी निकल जाए हमारी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो जी कह रहा था कि बहुत और भी गुफ्तगू होती, मईशत मौजू ही ऐसा है, और डॉक्टर साहब ने 2 टोक का सवाल में कह दिया है कि मुल्क डूब रहा है, पाकिस्तान बदतरीन माशी सूरत हाल से गुजर रहा है। और डॉक्टर साहब से ये कहना है कि अब ये है कि मैं ये ज़रूर कहूँगा इलेक्शन ही इसका हल है।
इस गुफ्तगू के साथ मैं जारी तो रखना चाह रहा था, लेकिन एक और बड़ा वाक़या हुआ है। जिस तरह आदम सवाती को शहरों शहरों उनकी तदलील की जा रही है, घसीटा जा रहा है, और सबसे अफसोसनाक अमर ये कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो अवाम दोस्त है वो भी उस सलूक में शामिल हो गई जो इस्लामाबाद की हुकूमत कर रही थी, जिस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। GTV में मुजाहिद बल्वी आपको खुश आमदीद कहता है। यकीनन आदम सवाती ने क्या कहा जिस पर इतनी रियासत और उसके इदारे मुश्तइल हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्हें एक मुख्तलिफ शहरों शहरों घसीटा जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये पहले ही आ चुका है कि आदम सवाती को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहले ही आ चुका है कि जब एक बार FIR दर्ज हो जाए तो FIR दोबारा कहीं और दर्ज नहीं हो सकती। लेकिन उनका ताल्लुक़ KP से है, और अगर वो रियासत को और इदारे को कुछ कह रहे थे तो ये वो इस्लामाबाद में मुकदमा चल सकता था। लेकिन लगता यह है कि कुछ और इरादे हैं कि उनके 6 मुकदमात बलूचिस्तान में दायर किए गए, लेकिन बलूचिस्तान की अदलिया ने अपना वक़ार बुलंद किया ये करके कि उन्होंने तमाम मुकदमात बलूचिस्तान से बंद कर दिए। लेकिन उससे ज़्यादा बदकिस्मती की बात यह है कि सिंध जो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, पीपल्स पार्टी की यहाँ हुकूमत है जो ख़ुद इन झूठे जाली मुकदमात को सामना करती रही है, उसने खुसूसी तैयारा भेजकर आदम सवाती के ख़िलाफ़ जो मुकदमात शहदाद कोर्ट में दर्ज थे, जो ठट्टा में दर्ज थे, उन्हें जहाज़ लेके गया, कोयटा से सक्कर लाया, सक्कर से शहदाद कोर्ट लाया गया और वो वहीं नज़रबंद हैं। आज सिंध हाई कोर्ट ने इस पर बड़ा सख्त एक्शन लिया और जहां बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने मुकदमे ख़त्म किए, वहीं सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा, मैं बहुत आपको एक एक लफ्ज़ पर आप गौर कीजिए ज़रा कि सिंध हाई कोर्ट ने क्या कहा। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि मज़ीद मुकदमात दर्ज नहीं करें, और ये इसलिए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंडिंग ऑर्डर है कि जब किसी के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हो तो दूसरा दर्ज नहीं हो सकता। इस पर प्रोसिक्यूटर सिंध ने, हैरत की बात है, पीपल्स पार्टी के इस्तग़ासा यानी उनके तर्जुमान ने यह कहा कि आदम सवाती के ख़िलाफ़ मुकदमात की दरख्वास्त आज दायर की गई है, हमें मोहलत दें। इस पर चीफ जस्टिस को IG सिंध जो वहाँ मौजूद थे ये कहना पड़ा कि तमाम SSPs को बुलवा लें, मुकदमात की वजाहत पेश नहीं की गई तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, ये कहा IG सिंध को। इस पर IG सिंध साहब ने अपने माशाल्लाह, क्योंकि मेमन साहब ने कहा कि जनाब काम कर रहे हैं, आपको IG सिंध पर यकीन नहीं, ये मेरे लिए तकलीफ़ दे बात है। क्या काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं हमारे IG सिंध के एक शख्स को जो है शहदाद को सक्कर से शहदाद कोर्ट कर दिया गया। मैं ये नहीं कहता जी 75 साल और 76 साल के बूढ़े को अब आप यहाँ एक अदालत है और फिर CIA उसको उठा के ले जाती है, ये IG सिंध उनकी निगरानी में हो रहा है। फिर जब अदालत ने ये कहा कि आपको दिलचस्पी नहीं तो आप इस्तीफ़ा दें, इस पर उनका यानी ये रद्दअमल उससे ज़्यादा शदीद था और कहा मैं क्यों इस्तीफ़ा दूं, हम अदालत की इज़्ज़त करते हैं तो हम अदालत भी हमारी इज़्ज़त करे। इस पर यकीनन चीफ जस्टिस साहब को ये कहना पड़ा कि जो कुछ आपको कहना है वो माइक पर आपके कहें। IG साहब का ये कहना था और वो अपने खुद IG सिंध अपने SHO की वक़्त को यहाँ तक ले आए कि मैं SHO नहीं हूँ, मुझे नहीं इल्म के ग़ुलाम नबी मेमन साहब बराह रास्त जो है वो IG के ओहदे पर पहुँचे। यकीनन वो पहले अगर पुलिस में नौकरी होगा, उनका कैरियर होगा, इंस्पेक्टर होंगे, इंस्पेक्टर नहीं होंगे तो SP होंगे, SP होने के बाद DIG होंगे, उसके बाद ही यहाँ पहुँचेंगे और शायद SHO भी हुआ हूँ। इस पर उन्होंने कहा कि मैं कोई SHO नहीं हूँ, और गालिबन उनका कहने का मतलब ये था कि SHO कोई बहुत ही मामूली ओहदे का, मैं घटिया का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन ये जो मुकालमा हुआ उसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा कि वो हम डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश कर रहा था कि उनके साहबजादे बैरिस्टर सवाती से रब्ता करूं लेकिन नहीं मिले। हमारे साथ बड़े सीनियर माहिर कानून जस्टिस शाइख उस्मानी मौजूद हैं। जज़ाब आज आपने ये देखा कि
मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि 175 साल बूढ़े शख्स को या आदम सवादी को किस तरह घसीटा गया, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरह उनको लेके गए, तो आपके ख्याल में जब एक केपी का उनका ताल्लुक है, केस केपी में नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल जिस इदारे पर उन्होंने हमला किया वो इस्लामाबाद और पिंडी में है, तो ऐसी मिसालें मिलती हैं कि इस तरह एक जगह से दूसरी जगह घसीटा जाए एक शख्स को जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है। नहीं, देखिए, जहाँ तक के कानून है वो ये है कि आप एक से ज्यादा FIR नहीं लॉन्च कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग है। तो अब ये उस रूलिंग के तो उससे मुतसादम है ये। अब क्यों इन्होंने किया है, कैसे किया है, अब ये तो अब चूंकि मामला कोर्ट में है, अब मैं उसके ओपिनियन तो नहीं दूंगा, क्योंकि हाई कोर्ट में पहुंच गया ना, सिंध हाई कोर्ट में, तो मैं ये अपना ओपिनियन तो नहीं दूंगा इस वक्त। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है कि एक से ज्यादा FIR आप लॉन्च नहीं कर सकते। तो उस लिहाज से आप देख लीजिए क्या हाई कोर्ट किस नतीजे में पहुंचती है, इन वजूहात पर अगर वो जस्टिफाई करती है तो क्यों करती है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन जस्टिस साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपका तो मुझे और ज़्यादा एहतराम है कि बहरहाल लॉयर्स जो हैं वो ह्यूमन राइट्स के लिए भी लड़ते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो भी बेबस नजर आ रही हैं। आज जो सिंध हाई कोर्ट के अगर चीफ जस्टिस ये स्टैंड नहीं लेते या बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस स्टैंड नहीं लेते, तो इसी तरह वो शहजाद कोर्ट से गालिबन डेरा मुराद जमाली ले आ रहे थे। डेरा मुराद जमाली से खुदा न करे कोई रास्ते में हादसा सामने होता, एक और बड़ी चीज़ होती। तो ये जो एक इस नुकते से भी तो जस्टिस साहब आप देखें, ये तो आप देखते हैं हमारे मुल्क में होता रहा, ये नई बात नहीं है। आप भी इस मुल्क को देखते रहे पिछले 6 साल से, मैं भी देखता रहा हूँ। इस किस्म की हरकतें होती रहती हैं। जो पावर में होता है वो दूसरे के साथ करता है, जो जब फिर पावर में दूसरा आता है वो उसके साथ वही हरकतें करता है। अगर एक दफा समझ लें और ना करें और अपने हाथ को रोक के रखें तो शायद चीजें बदल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन पहले तो ये होता रहा है, लेकिन जुडिशरी मोहतरम जस्टिस उस्मानी साहब एक ऐसा इदारा है, ये क्या वजह है कि जब इफ्तिखार चौधरी से बड़ा तो कोई एक ज़माने में था ही नहीं। आपने कहते जी तारीखी जद्दोजहद के ज़रिए उन्हें बहाल किया गया, जाने के बाद चौधरी कोर्टों ने क्या किया, उसके बाद हाल ही में जस्टिस साकिब निसार जो है किस तरह गए और किस तरह अदालतों में बुलाए जा रहे हैं। फिर जस्टिस गुलजार के बारे में भी खबरें आ रही हैं। तो आप आज समझते हैं कि आज आपकी हाई कोर्टें और सुप्रीम कोर्टें वाकई इंसाफ के तराजू पर पूरी उतर रही हैं जस्टिस शाइख उस्मानी साहब? देखिए, अब जहाँ तक कि जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, जो हाई कोर्ट्स होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। चारों हाई कोर्ट की जरूरी नहीं है कि चारों हाई कोर्ट जो है एक ही किस्म के फैसले करें, वो अलग अलग भी फैसले कर सकती हैं और मुख्तलिफ फैसले भी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जैसे फैसला होता है वो बाइंडिंग होता है हर एक के ऊपर। तो अब ये इस दफ़ा अगर बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने ये फैसला किया कि इनके खिलाफ जितनी FIR थी उनको ख़त्म कर दिया, उनको रिहा कर दिया, अब वो उसके बाद फिर तो एडमिनिस्ट्रेशन आ गया ना, उसके बाद कोर्ट तक मामला ख़त्म हो गया ना। उसके बाद तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ले करके वहाँ से सिंध लेके आ गए, और सिंध में जैसे FIR लॉन्च थी तो वो उस बेसिस पर सिंध की जो पुलिस थी उन्होंने अरेस्ट कर लिया उसको, उनके पास पूरी पावर सी करने की। अब ये कोर्ट फैसला करेगी कि ये सही अरेस्ट किया कि गलत अरेस्ट किया। अब जब ये फैसला आएगा तो पता चलेगा। उन्होंने, मैं जो आज देख रहा था टीवी पर, वो जो जज साहब सुन रहे थे, उन्होंने भी जिक्र किया था कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि एक से ज्यादा FIR लॉन्च नहीं हो सकती। अब देखिए फैसला क्या होता है। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा है कि कल हम ये केस सुनेंगे, लेकिन बहरहाल ये भी दरख्वास्त की गई कि ख़ुद आदम सवादी साहब को कराची पेश किया जाए, लेकिन शहजाद कोट, सक्खर, इन इलाकों में जो आपको इल्म है कि किस तरह इनकी शोहरत है, वहाँ सिंध हुकूमत का इसमें बराह रास्त एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है, अदलिया का फैसला नहीं था कि उन्हें कोयटा से जो है कराची लाया जाता। ये जुडिशरी का कतई फैसला नहीं है, ये हुकूमत का फैसला है, सिंध गवर्नमेंट का फैसला है। और जैसे मैंने कहा कि इस एतबार से बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला बहुत बड़ा है, और उनकी गवर्नमेंट का भी सिंध हुकूमत के जिसको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, जो शहीदों की पार्टी कहलाने पर फ़ख्र करते हैं, यकीनन उम्मीद करनी चाहिए कि वो इस तासुब में आए बग़ैर
इंसाफ को पूरा अपने सामने होता दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो हो भी। और एक और जो बड़ा वाक़या मैं कहूँगा बल्कि सानिया है कि जिन आस्तीनों के सांपों को हमने पाला था, यानी अगस्त में आने के बाद तालिबान मुसलसल पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में शहरी मारे जा रहे हैं। ख़ास तौर पर चमन बॉर्डर एक बार फिर बंद हुआ है कि बेगुनाह शहरियों को मारा गया। गुफ्तगू करेंगे बुशरा कमर से कि वहाँ क्या हुआ और इसके क्या मुस्तकबिल में मज़ीद इसी तरह के वाक़यात सानियात होते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद भी आपको खुशामदीद कहता है। और अफ़गानिस्तान, ख़ास तौर पर तालिबान का अफ़गानिस्तान अगस्त से पाकिस्तान के लिए एक बार फिर एक बहुत बड़ी थ्रेट बन गया है। हमारी वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ गईं, कोशिश की कि उन्हें समझाया जाए, पैगाम दिया जाए, लेकिन ख़ास तौर पर ये जो चमन बॉर्डर पे हमला हुआ है उससे ऐसा लगता है कि अफ़गान जो अपनी सरिश्त में लगता है पाकिस्तान से जो नफ़रत करते हैं इंतकाम की हद तक, वो तालिबान आने के बाद कम नहीं हुई बल्कि ज़्यादा बड़ी है। हमारे साथ बुशरा कमर, ब्यूरो चीफ कोयटा मौजूद हैं। बुशरा, ये तालिबान जब से ख़ास तौर पर अगस्त से आए हैं तो आप देख रही हैं ख़ास तौर पर चमन बॉर्डर कभी खुलता है कभी बंद होता है, और ये वाक़या और सानिया पहला नहीं, इससे पहले भी इसी तरह होता रहा है। क्या कहेंगी आप बुशरा? जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, अफगानिस्तान में 1.5 साल कबल तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद 50 से ज़ायद मरतबा जो है वो बॉर्डर पर कशीदगी सामने देखने में आई, जिसके बाद जो है 15 से ज़ायद मरतबा जो है वो पाक अफगान बॉर्डर बंद रहा, जिसकी वजह से जहां आमदोरफ्त मुतासिर हुई वहीं पर तिजारत भी जो है वो काफ़ी मुतासिर नज़र आई। जब तालिबान गवर्नमेंट आई तो उसके 3 माह बाद ही जब कशीदगी बॉर्डर पर हुई तो उसके बाद तालिबान गवर्नमेंट की जानिब से अपना सख्त रद्द अमल दिखाते हुए उन्होंने 15 दिन के लिए पहली मरतबा ये तारीख में आया कि उन्होंने बॉर्डर बंद किया, जिसकी वजह से काफ़ी सूरत हाल ख़राब रही। लेकिन इस मरतबा जो अब ये वाक़या पेश आया है गुज़िश्ता रोज़ का, तो इसमें तालिबान जो फोर्सेस है उसमें शामिल चंद शरपसंद अनासिर थे कि जिनकी जानिब से जो है वो बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की गई। और इस फायरिंग के वाक़े के बाद सबसे मस्बत जो एक तासुर नज़र आया वो यही था कि तालिबान फोर्सेस ने खुद एक्शन लिया और उन शरपसंद अनासिर को जो उनकी फोर्सेस में शामिल थे उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ कार्रवाइयों के जो इक़दाम हैं वो भी तेज़ कर दिए। जबकि जो बॉर्डर था उस बॉर्डर को भी जो है अब आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। ना सिर्फ ये कि पैदल आमदोरफ्त बल्कि जो तिजारत का जरिया था उसको भी बहाल कर दिया गया, जो एक मस्बत तासुर अब नज़र आ रहा है। साथ ही साथ तालिबान फोर्सेस जो है उनकी जानिब से पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनसे कहा गया है कि वो खुद कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसे अनासिर का तलाकमा करने के लिए हर मुमकिन जो इक़दाम हैं वो किए जाएंगे। नहीं, अब बुशरा, आप अगर ये कह रहे हैं कि शरपसंद अनासिर हैं तो इन शरपसंदों को जो जैसे TTP तो शरपसंद अनासिर नहीं है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो खुलकर ही अभी धमकी दे चुकी है कि सीज़ फायर बंद है, हम इंतकाम लेंगे, हम हमले करेंगे, और उसके बाद उन्होंने हमले किए भी। और ये भी जो वाक़या है इसमें 5 शहरी हलाक हुए हैं, कोई मामूली बात तो नहीं है। यानी सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हलाक हों तब बड़ी बात होती, अगर शहरी हलाक हों ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो कोयटा शोरा है जिसको हमने हमारे साबिका इदारों ने पाला पूसा बढ़कर जवान किया, उसकी 3rd जनरेशन के स्लीपिंग सेल लोग तो कहते हैं कि मौजूद हैं अभी तक बलूचिस्तान और उसके अतराफ़ में, ख़ासतौर बॉर्डर में। बुशरा? जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, जिस तरह से तालिबान फोर्सेस की जानिब से एक मस्बत इक़दाम उठाया गया और उनका कहना है कि उनकी फोर्सेस में शामिल जो शरपसंद अनासिर हैं उनके खिलाफ वो खुद कार्रवाई कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में भी जो दिफाई इदारे हैं उनकी जानिब से भी अब मज़ीद बॉर्डर पर सख्ती करने के लिए इक़दाम जो हैं वो तेज़ कर दिए गए हैं। जबकि सूबाई वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से भी जो है वो एक मीटिंग जो है वो की जा रही है, इजलास किया जा रहा है, जिसमें आइंदा के लाए अमल को तय करने के हवाले से और जो कशीदगी बार बार इस
तरह से बॉर्डर पर हो रही है इसको भी कंट्रोल करने के लिए इकदाम जो हैं वो किए जाएंगे, जबकि बॉर्डर को मजीद मजबूत बनाने के लिए जिन जिन इलाकों से फेंसिंग जो है वो उखाड़ दी गई है तालिबान की जानिब से, तालिबान फोर्सेस की जानिब से, उसे जो है दोबारा एक मरतबा फेंसिंग को वहाँ पर लगाया जाएगा। हमेशा यही सूरत हाल देखने में आई है कि जब से तालिबान फोर्सेस की तालिबान की गवर्नमेंट जो है बुशरा, जब तक आपको पास हमारे सामने है यहाँ के जो लश्कर थे, सिपा थे, मजहबी तंजीमें थीं और वो बाकायदा बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये पनाह देती रहीं, ये नारे लगाती रही हैं तालिबान का पाकिस्तान जब वहाँ एक्टिविटीज़ होती थी। तो जब तक मुकामी तौर पर इन्हें मजहबी लश्कर और सिपा सपोर्ट न करें, इनके कैसे हिस्से आते हैं? तो पहचाने जाते हैं ना दूर से कि ये अफगानी तालिबान है या पाकिस्तानी तालिबान है या पंजाबी तालिबान है। बुशरा जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, जिस तरह से माजी में जब अफगान गवर्नमेंट की हुकूमत थी तो उस वक्त जो है हमने यही सूरत हाल देखी कि पाकिस्तान में कोई भी वाक़या पेश आता था तो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में भी उसकी कड़ियाँ जो हैं वो नज़र आती थी। लेकिन अब जितनी भी शरपसंद तंजीमें थी बलूचिस्तान में फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए और इकदाम करते हुए उन तमाम का खात्मा कर दिया है। अब तक जो है ऐसी कोई भी तंजीम जो है वो सामने नज़र नहीं आ रही और ना ही अब उस नौयत के कोई भी वाक़यात जो हैं वो सामने देखने में आ रहे हैं। ताहम जिस तरह से मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो वाक़या गुज़िश्ता रोज़ का पेश आया इसमें तालिबान फोर्सेस में शामिल चंद शरपसंद अनासिर थे, तो उनके हवाले से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कड़ी जो है वो ज़रूर जो भारत है वहाँ से मिलती हुई भी नज़र आएगी, क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं तो ऐसा ज़रूर चाहेगा कि बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में जो एक अमन की फ़िज़ा फिर से कायम होने लगी और अमन कायम हो गया है, वो कहीं ना कहीं फिर से एक मरतबा इस अमन को जो है वो ख़राब करने की कोशिश करेगा। तो इस हवाले से इक़दाम जो हैं वो तेज़ कर दिए गए हैं हुकूमत की जानिब से और रियासती इदारे जो हैं उनकी जानिब से अब सर जोड़ लिया गया है। और अगर कोई भी ऐसी तंजीम यहाँ पर मौजूद हुई या कोई भी उनका कारकुन यहाँ पर मौजूद हुआ तो फौरी तौर पर उनके खिलाफ भी ऑपरेशन करते हुए उनका भी खात्मा कर दिया जाएगा। शुक्रिया बुशरा कमर, हमें जो इस वाक़े और साने और इसके पस मंज़र के हवाले से बता रही थी। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।